प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। नए राजा और उनके राज्य। तो प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीपीय के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो राजा हैं या जो राज्य हैं, कौन कौन से शासक हैं, उनके बारे में जानकारियाँ हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय का रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। और कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, राष्ट्रकूट काल की करती है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं से कई ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। लगान एक कर या एक टैक्स, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाही यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे
लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। आंध्र, सैंधव, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी और तुरुस्क तुर्क वस मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर भी अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये थोड़ा सा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ एक ताम्रपत्र की फ़ोटो है चित्र 2 में, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जोड़े हुए हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो ये बताते हैं कि उनके लिए एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? इन चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलर नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलर ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी में ये असाधारण ग्रंथ था। तो आज हमने इतिहास के विभिन्न स्रोतों, विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।